What are the ethical views of Immanuel Kant? Kant is one of the most influential philosophers in the history of ideas. All through his life, he tried to analyze and work on question of how human being could be good and kind without the religion. उन्होंने बोला था. तो उनका एक कुछ इंपॉर्टेंट जो आइडियाज है मैंने एक साथ कर दिया. अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो इसी को ही लिख देना. बुक लैंग्वेज है, मेरा नहीं है. ह्यूमन माइंड इज गलिबल एंड प्रोन टू मोरल करप्शन. हमने ये चीज पहले भी पढ़ा था. हमने ये पढ़ा था कहाँ पे, होप्स में पढ़ा था. इन्होंने भी वही बोला था. लाइक होप्स, ही वाज पेसिमिस्ट अबाउट ह्यूमन कैरेक्टर एंड बिलीव दैट ह्यूमंस आर इंटेंसली प्रोन टू करप्शन. ठीक है. द अवेयरनेस शेप्ड his life project, that is desire to replace human religious authority with human authority of reason. जो religious authority हर जगह है तो उसको रिप्लेस करना चाहिए रीजनिंग के साथ. ठीक है. जो कि कहीं ना कहीं ऊपर हमने वही पढ़ा है. सबका कहीं ना कहीं सेम ही है. मतलब इधर उधर थोड़ा बहुत 19-20 डिफरेंस है. हाउएवर ही स्टेटेड दैट ऑल्दो रिलीजन वर रॉन्ग इन कंटेंट ऑफ देयर बिलीफ, इट डज प्रमोट एथिकल बिहेवियर. ठीक है, बिलीफ्स में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर रिलीजन एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करता है. कोई आज तक कोई ऐसा रिलीजन है ही नहीं जो बोलता है कि हाँ हम अनएथिकल को प्रमोट करते हैं. वैसा तो कोई है नहीं. ओके. हाँ, बिकॉज थोड़ा बहुत एक रिलीजन दूसरे रिलीजन में प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ आइडियाज, बिकॉज ऑफ वेराइड कल्चर. सो ही सेड कि रिलीजियस अथॉरिटी को हमको रिप्लेस करना चाहिए रीजनिंग, ह्यूमन रीजनिंग और ह्यूमन अथॉरिटी ऑफ रीजन. बट having said that, he said कि okay, religion supports ethical behavior. सेकेंड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट कैन कम एज अ सेपरेट क्वेश्चन ऑल्सो, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन. एक्शंस आर मोरली जस्टिफाइड व्हेन यूनिवर्सली अप्लाइड. एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ो. एक्शंस आर मोरली जस्टिफाइड व्हेन यूनिवर्सली अप्लाइड. सो ये जो आइडिया है इसको कैटेगरिकल इंपेरेटिव बोलते हैं. आई विल एक्सप्लेन क्या होता है. Kant came up with the idea of categorical imperative, which is an unconditional moral obligation which is binding in all circumstances and is not dependent on person's inclination or purpose. और एक बार, he came up with an idea of categorical imperative which is an unconditional moral obligation and is binding in all circumstances and is not dependent on a person's inclination or purpose. For example, when a person wants to stop being thirsty, it is imperative that they have a drink. नॉर्मल एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको हम अलग से अभी आगे पढ़ेंगे. नॉर्मल वो बोल रहा है कि एक अनकंडीशनल मोरल ऑब्लिगेशन है जो कि बाइंडिंग है, यूनिवर्सल जो कि एक्सेप्टेड है. इसका मतलब वही है, एक चीज समथिंग इज देयर व्हिच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल. ओके. एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ पर्सन्स पर्पस है या क्या इंक्लिनेशन है. इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, कैटेगरिकल इंपेरेटिव. तो ये नॉर्मल अगर बड़े लेवल पे लोगे तभी भी बहुत बड़े बड़े एग्जांपल आएंगे. अगर छोटे लेवल पे लोगे, सो दिस इज द छोटा लेवल एग्जांपल. व्हेन अ पर्सन वांट्स टू स्टॉप बीइंग थर्स्टी, इट इज इंपेरेटिव दैट हां दे हैव अ ड्रिंक. ये तो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है. थर्स्टी लग रही है तो पानी पियोगे ना, जबरदस्ती करोगे नहीं मुझे नहीं पीना है, मैं ऐसे हूं वैसे हूं. नॉर्मल डे टू डे लाइफ का एक मतलब एक एक्शन है. तो ये एक हो गया कैटेगरिकल इंपेरेटिव. हम इसको नेक्स्ट में अलग से पढ़ेंगे. और ये उन्होंने बोला था ड्यूटी बेस्ड एथिक्स. ड्यूटी बेस्ड एथिक्स इज नथिंग बट डियोंटोलॉजिकल. डी फॉर ड्यूटी, रिमेंबर, डी फॉर डियोंटोलॉजिकल, डी फॉर ड्यूटी. ओके. यूटिलिटेरियन मतलब क्या है? चार प्रकार का एथिक्स है. वर्च्यू एथिक्स, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, तुम्हारा यूटिलिटेरियन एथिक्स एंड मॉडर्न एथिक्स. बोलूंगा एक एक करके बोलूंगा आज. ओके. So, in Kant's view, the sole feature that gives an action moral worth is not the outcome that is achieved by the action, but the motive. But the motive that is behind the action. And the only motive that can endow an act with moral value, he argues, is the one that arises from universal principles discovered by reason. तो वर्ड एक एक करके. और एक बात देखो, तो ड्यूटी बेस्ड एथिक्स मतलब द सोल फीचर दैट गिव्स एन एक्शन मोरल वर्थ. कोई भी एक एक्शन को मोरल वर्थ तब मिलेगा एंड इज नॉट द आउटकम दैट इज अचीव्ड बाय एक्शन. मोटिव क्या है उसका? द मोटिव दैट इज बिहाइंड द एक्शन. एंड मोटिव है द ओनली मोटिव दैट कैन एंडाउ एन एक्ट विथ मोरल वैल्यू. और जो मोटिव है जो कि मोरल के साथ ही रहेगा वो वही होगा दैट अराइजेस फ्रॉम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स व्हिच इज डिस्कवर्ड बाय रीजन. यूनिवर्सल प्रिंसिपल मतलब
that particular thing or that particular motive, first of all, that motive behind that action कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सली है, सब एक्सेप्टेड है, हर कोई एक्सेप्ट करता है, तुम करते हो, मैं करता हूं, एवरीवन विल एक्सेप्ट दैट. ठीक है. तो ये ड्यूटी बेस्ड एथिक्स के बारे में भी उन्होंने बोला था. और क्या बोला था उन्होंने? सर इसमें मोटिव इंपॉर्टेंट है. मोटिव इंपॉर्टेंट है, बट पाथ या उसका मींस ये इंपॉर्टेंट है क्या इसमें? बोलूंगा इसके नेक्स्ट पेज में ही है, पहले ये खत्म कर देते हैं, नेक्स्ट पेज में है, एग्जांपल के साथ बोलूंगा. ब्यूटी एम्बॉडीज एथिक्स. Beauty embodies ethics. The beauty of nature is continuous and universal reminder of our universal being. For Kant, art is a natural extension. Art is a natural extension of philosophy as it embodies most precious ethical idea of beauty, harmony, and symphony. He wanted to understand how better parts of ourselves can be strengthened against our weakness. You can use this particular thing in relevant examples also. बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट 4 का एग्जांपल मुझे बताओ, वो क्या बोल रहा है? ब्यूटी ऑफ नेचर इज कंटिन्यूअस एंड यूनिवर्सल, रिमाइंडर ऑफ आवर यूनिवर्सल बीइंग. ठीक है. फॉर कांट, आर्ट is a natural extension of philosophy as it embodies most precious ethical idea of beauty, harmony and symphony. सबसे बड़ा पॉइंट ये है. He wanted to understand how better parts of ourselves, हमारा जो अच्छा, better parts is not about like body parts, it's जो हमारा अच्छाईपन है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं against our weakness. Our like for example your क्या बोलते हैं, your USP or your talent or some inner talent, your strength can be always used to guard your weakness or to combat your weakness every time. any field का एग्जांपल ले सकते हो, any field का एग्जांपल ले सकते हो. तो ये भी उन्होंने बोला था. यूजुअली बुक्स में, नॉर्मल बुक्स में जाओगे तो कांत मतलब बस वही कैटेगरिकल इंपेरेटिव के बारे में दिया है. देयर कैन बी टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चन. अगर कैटेगरिकल इंपेरेटिव के बारे में ओनली इट इज आस्क्ड, यू हैव टू राइट ओनली अबाउट दैट, व्हिच इज आवर नेक्स्ट पेज. If it will ask only to write about the ethical views of Kant, you have to write categorical imperative is one of them. You have to link with duty based ethics, कहीं ना कहीं सेम ही है. Then you have to link with this particular fourth point, this कि the beauty embodies ethics, वहां से ही, क्योंकि to combat our weakness is also ethical thing, right? हम weakness को ज्यादा मतलब वो होने नहीं देंगे. We can't promote the weakness, we have to promote our strength. तो वो भी एक पॉइंट है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो. एंड द लास्ट पॉइंट व्हिच ही आल्सो सेड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टुडेस टाइम आल्सो, लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर फ्रीडम टू यूज पब्लिक्स यूज ऑफ वंस रीजन. गवर्नमेंट फ्रीडम देना चाहिए, लिबर्टी देना चाहिए कि आप अपना इंटेलिजेंस, अपना रीजनिंग पावर अच्छे से यूज करो. Okay, which is one of the biggest issue in today's time. It is the central duty of the government. I am not talking about central government, first of all. I am talking about government. Government can be anyone. Central, state, district authorities, tier 1, tier 2, tier 3, anyone. To ensure liberty. फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और फ्री सोसाइटी. फ्रीडम का मतलब, इन्होंने बोला फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट नहीं होगा या फिर पूरा का पूरा फ्री छोड़ दो. दैट अलाउज मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट हैपेंड टू फैंसी. वैसा नहीं है. इट इज द वन दैट हेल्प्स एवरीवन टू बिकम मोर रीजनेबल एंड कंस्ट्रक्टिव इन अप्रोचिंग लाइफ प्रॉब्लम्स. रीजनेबल एंड कंस्ट्रक्टिव मतलब कहीं ना कहीं यहां पे बोल रहा है कि फ्रीडम दिया जा रहा है, यूज इट थ्रू योर रीजनिंग. अगर रीजनिंग नहीं है, किसी चोर को भी फ्रीडम दे दो, फिर वो तो चोरी करेगा. फिर तो थोड़ा एथिकल व्यू से की बात हो रही है. इन अप्रोचिंग लाइफ प्रॉब्लम्स फ्रीडम देना चाहिए टू बी मोर रीजनेबल, टू बी मोर कंस्ट्रक्टिव. ओके, अगर कोई भी सरकार को कोई भी एक कंस्ट्रक्टिव आइडिया दे रहा है तो गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर इट, मस्ट रेस्पेक्ट इट, बिकॉज इट इज अ कंस्ट्रक्टिव. The point here, it should be constructive and based on reasoning. Now the thing is, you can't bring here dissent. Dissent should be good. दो प्रकार के dissent होते हैं. दो क्या, 10 प्रकार के dissent हो सकते हैं. The point is, dissent should be, first of all, it should be based on what is dissent. You are telling to the government कि हाँ, this is not good. So first of all, your dissent should be based on reasoning. First of all, your dissent should be, you can't simply, you hate someone, you can't say it, this is dissent. No,
your dissent should be based on reasoning first of all. This number one. And your dissent should be constructive, and the dissent should be reasonable. And whatever you are giving to the government, you are saying to the government, or suggesting to the government, it should solve the life problems. 4 words. Dissent के नाम पे तुम इधर उधर नहीं कर सकते. You are dissenting in the name of dissent. You can't create riots. In the name of dissent, you can't simply create roadblock problems. You can't. In the name of dissenting, you should be very responsible. People are not doing that. Our government is also not fully perfect, and those are criticizing the government. They are also दूध का धुला हुआ नहीं है. The point is, this is the biggest problem here, and that is why you are divided. यहाँ पे कोई दूध का धुला है ही नहीं. Those are dissenting there, वो भी किसी इनसे खराब नहीं है. Because you want to dissent, tell them something. Suppose opposition party. What is the work of opposition? They are not using these 4 words. They are सुबह उठो, मोदी को गाली दो, शाम को सो, मोदी को गाली दो, फिर सो. But where is the constructive part? There are very few leaders from the opposition who will always tell the constructive part. Very few, only 2% or 3% from the opposition, and rest they only keep on like arguing or criticizing. So that is our problem. Okay. So you can use this example here. अगर कुछ क्वेश्चन आएगा, just keep on writing जो मैं बोल रहा हूँ. These statements, these words will help you. Okay, next. अब आ जाओ जो related topic. It can be separate question also. Categorical imperative. अगर direct question आएगा categorical imperative को, because it is very famous and very important. Book में बहुत confusing है. मैं तुमको ऐसे समझाऊंगा, आज के बाद कभी भूलोगे नहीं. बस इसी word को लिख देना. These are something which you have to write it as it is. जैसा है. You can't write your own language here. Better avoid. Okay, it can be a separate question. First of all, categorical imperative क्या है? It is a part of deontological ethics. Okay, first of all, let me tell you, 4 प्रकार के ethics हैं. थोड़ा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. 4 प्रकार के ethics हैं जो normative ethics बोलते हैं. Number 1, virtue ethics. Number 2, deontological. I will explain all these 4 in the next class, but today deontological, because it is related. Number 3, utilitarianism. Number 4, modernist ethics. ठीक है. Remember, हमारा जो वर्च्यू एथिक्स है ना, वर्च्यू एथिक्स इज मेनली, जस्ट आई टेल यू जस्ट सिंपल वर्ड, आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट क्लास. मतलब आई विल गिव यू द नोट्स. इट इज मेनली ऑन कैरेक्टर. रिमेंबर द वर्ड, वहीं से याद रह जाएगा. इट इज बेस्ड ऑन कैरेक्टर. डियोंटोलॉजी, इट इज बेस्ड ऑन योर ड्यूटी. यहाँ पे कैरेक्टर देखा नहीं जाता है. डी फॉर डियोंटोलॉजी, डी फॉर ड्यूटी. ठीक है. यूटिलिटेरियनिज्म वी ऑल नो. सबसे एनी एक्शन जो कि सबसे ज्यादा कॉमन गुड, सबकी भलाई, मोर कॉमन गुड जो है. मॉडर्निस्ट आज के डेट का है. सो इफ यू सी फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस 4 थिंग्स. ये जो 3 ऊपर के 3 हैं, कहीं ना कहीं इफ यू सी दे आर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स. सर इसमें our actions are divided and are decided by the character only ना, so how it is different and based the focus on act. Coming to that. So these are based on these are based on universal principles. ठीक है. These are based on universal principles. मतलब कहीं ना कहीं सब वर्च्यूज का कैटेगरिकल वर्च्यू एथिक्स खास करके बोल रहा है कि कैरेक्टर यूनिवर्सल है. डियोंटोलॉजी अभी हमने डिस्कस किया. डियोंटोलॉजी कहीं ना कहीं अपने जो ड्यूटी के ऊपर काम कर रहा है वहां पे, जो कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सल है. कैटेगरिकल इंपेरेटिव को भी पढ़ेंगे वहां पे. यूटिलिटेरियनिज्म भी एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ही है, सबकी लोगों की भलाई. मॉडर्निस्ट एथिक्स क्या बोल रहा है? मॉडर्निस्ट एथिक्स क्या कर रहा है? मॉडर्निस्ट एथिक्स ओनली टेक्स केयर अबाउट वर्च्यू एथिक्स. वर्च्यू एथिक्स को छोड़ के बाकी दे डोंट बिलीव इन दिस टू. कैरेक्टर, वर्च्यू एथिक्स डजंट मीन कि पूरा का पूरा. Obviously character is a good thing, right? अच्छा कैरेक्टर होना जरूरी है. वर्च्यू एथिक्स. So except virtue theory, what modern ethics does is they promote morality
They promote morality. Obviously, they will promote morality with an ethical code, with an ethical code. ठीक है, इन्होंने ये बोल रहे हैं. और मॉडर्निस्ट थ्योरी हमेशा, मॉडर्निस्ट मतलब आज के डेट में, दे डू नॉट बिलीव इन एब्सोल्यूट, they do not believe in absolute truth. So they do not believe in absolute truth. Remember this. Okay. Yes. Okay. तो अभी हम पहले कैटेगरिकल इंपेरेटिव कर लेते हैं, फिर मैं बोलूंगा. म्यूट करो. कौन बीच में वो कर रहा है? म्यूट करो. लिख दिया? एवरीवन रोट इट. थोड़ा हल्के से एक ओवरव्यू जान लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेलिंग करेंगे. ज्यादा भी है नहीं, वेरी इजी. ओके. ऑब्वियसली मॉडर्न हिस्ट्री आज के डेट में जो मॉडर्न एथिक्स है, तो ऑब्वियसली वो कभी एब्सोल्यूट, बिकॉज डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं आज के डेट में, जो मैंने बोला बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, तो ऑब्वियसली दे कांट बिलीव इन एब्सोल्यूट ट्रूथ. ओके, दैट इज लेटर पार्ट. पहले कैटेगरिकल इंपेरेटिव. कैटेगरिकल इंपेरेटिव आर द कमेंट्स वन मस्ट फॉलो रिगार्डलेस ऑफ वंस डिजायर. दे आर आवर मोरल ऑब्लिगेशंस व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्योर रीजनिंग. ठीक है, रीजन से ही आया है. इट डजंट मैटर whether one wants to be moral or not, the moral law is binding on all of us. There is a universal moral law. तुम मोरल चाहना चाहते हो या नहीं, वो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है. एक मोरल लॉ है जो कि बाइंडिंग है. एक मोरल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है जो कि बाइंडिंग है. कान सेड we don't need religion. फर्स्ट ऑफ ऑल, कान ने रिलीजन को कुछ यूज ही नहीं किया. We do not need religion to determine what are moral truths, because what's right and wrong is totally knowable just by using human intellect and reason. क्योंकि रिलीजन से ही काफी एथिक्स आती है. इट इज ए सोर्स. रिलीजन इज ऑल्सो ए सोर्स, राइट? तो उन्होंने रिलीजन को लिया ही नहीं. उन्होंने बोल दिया कि जितना भी क्या मोरल है, क्या सही है, क्या गलत है, ह्यूमन इंटेलेक्ट रीजनिंग से होनी चाहिए, रिलीजन से नहीं. ओके, बट हाउ वन डिटरमिन व्हाट इज मोरल? ओके, Kant said the categorical imperative can be understood in following two principles. दो principles you have to write. Okay, दो principles you have to write. एक है universe. Use this word. सब everyone will write universal law, वो लिखेंगे, लेकिन तुम ये word use करना, universalizability principle. एक है universalizability. पता चल गया होगा कि universal जो कि एक्सेप्टेड बाय एवरीवन. बाकी सेंटेंस दिखेंगे, लेकिन इसका जो हिंदी मतलब है एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, यूनिवर्सल. और सेकंड प्रिंसिपल है ह्यूमैनिटी. दो वर्ड को यूज करना कभी भी कांत का सिस्टम आए तो. यूनिवर्सल और ह्यूमैनिटी दोनों साथ में चलना चाहिए. वेरी मुश्किल है, कोई बात नहीं, कांत ने तो ऐसा बोला था. ओके ओके, एक एक करके. सेम चीज लैंग्वेज में लिखेंगे. यूनिवर्सलाइजेबिलिटी प्रिंसिपल में इट सजेस्टेड टू एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम which you can at the same time will that it should become a universal law without contradiction. This is the key word here. अपने लैंग्वेज, ये लैंग्वेज अगर याद नहीं है तो दूसरा लैंग्वेज सेकंड स्टेटमेंट, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है. एग्जाम में आई विल नॉट राइट दिस टू स्टेटमेंट्स बिकॉज द अपकमिंग स्टेटमेंट और द सेंटेंस इज द सेम मीनिंग. आई हैव रिटन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. इट मीन्स वन मस्ट एक्ट. It means one must act in such a way that one would be willing for it to become a general law that everyone else should do the same in the same situation. Example देख लो. If one considers using fake certificates to get a job as a right action, it can only be justified as morally right only when the person is logically convinced that everyone should use fake certificate to get a job. And there is nothing wrong in it, even if the doctor one consulting for treatment has used the same means to get a job. तुम यूजुअली क्या होता है, फेक सर्टिफिकेट यूज करना मोरल नहीं है, मतलब नॉर्मल जनरली. लेकिन अगर वो तभी मोरल हो सकता है अगर एवरीवन इज कन्विंस्ड, हाँ फेक सर्टिफिकेट लेके जॉब ले लो. एवरीवन इज कहीं ना कहीं कन्विंस्ड फ्रॉम इनसाइड एवरीवन. सो दिस इज द
stuff he said. So there is a universe. So here एक word है, देखो, it should become a universal law without contradiction from anyone. That's I told, without contradiction. ये word use करोगे. Okay? Okay. Second is the formula of humanity. This formula is based on the premise that moral rules, जो भी moral rules है, वो humanity को respect भी करना चाहिए. ऐसा नहीं कि humanity के खिलाफ होना चाहिए. उन्होंने खास करके ये फिट किया है कि एक यूनिवर्सल लॉ जो भी है, ठीक है, वो ह्यूमैनिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए एज दे आर एंड्स इन देमसेल्व्स. ह्यूमैनिटी एक एंड है, इट इज नॉट ए मींस. जो तुम्हारा जो डाउट था अभी क्लियर होगा घनश्याम. So it is based on the premise that moral rules must respect humanity as their ends in themselves. It suggests a person to act in a way that one treat humanity always as an end and never as a mere means. वो बोल रहे कि ह्यूमैनिटी को ऑलवेज ट्रीट एज एन एंड, कि एंड में ह्यूमैनिटी की भला हो रहा है या नहीं. ह्यूमैनिटी को यूज मत करो, नॉट मियर मींस. लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है, आई हैव गिवन द एग्जांपल आल्सो. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एग्जांपल भी फिट कर दिया कि इजी हो जाए तुमका आंसर लिखने के लिए. बट इन रियल वर्ल्ड हाउएवर वी यूज पीपल एज मींस. फॉर एग्जांपल वी टेक सर्विस ऑफ ड्राइवर, डॉक्टर, टीचर एक्सेट्रा. वी यूज द ह्यूमन, ये हमारे मींस के लिए ही है, राइट. बट अकॉर्डिंग टू कांत, such relationship are acceptable as long as people are not used as mere means. मतलब they are denied dignity, autonomy, individuality. वो भी तो ह्यूमन है. तुम उसको ड्राइवर यूज कर रहे हो, यूज इट एज ड्राइवर, नॉट ए प्रॉब्लम हियर. बट द पॉइंट इज इफ आर यूजिंग इट एज मींस, मतलब ये डिग्निटी अगर दे रहे हो, अगर इफ आर गिविंग द डिग्निटी टू द ड्राइवर, if are giving the dignity to the driver, it means you are respecting humanity here also. You are respecting humanity. तो तुम्हारा सेकंड लॉ भी फुलफिल हो रहा है, सेकंड पार्ट भी फुलफिल हो रहा है कांत का. It means means are also important. इंपोर्टेंट नॉट इंपोर्टेंट बात नहीं है. बात यह है कि ह्यूमैनिटी को मींस की तरह यूज मत करो, एंड की तरह यूज करो. यहां पे उन्होंने क्या इंपोर्टेंट क्या नहीं उसने नहीं बताया है. अगर तुम यूज कर रहे हो, क्योंकि उसने ये तो नहीं बोला है ना कि ड्राइवर को यूज मत करो, ड्राइवर को यूज करो. इट मींस एज ए मींस ऑल्सो तुम यूज कर रहे हो, नॉट एन इशू, बट इट शुड नॉट डिसरेस्पेक्ट ह्यूमैनिटी. तो उसने क्या बोला है, ह्यूमैनिटी को एज एन एंड वैल्यू देखो, एंड में ह्यूमैनिटी का भला हो रहा है या नहीं. ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो लिखा गया है, दोनों वर्ड लिखा गया है, मींस भी लिखा गया है और एंड भी लिखा गया है. लेकिन ह्यूमैनिटी को एंड की तरह यूज करो, मींस की तरह यूज मत करो. अगर मींस की तरह यूज करोगे और कहीं ना कहीं अगर ह्यूमैनिटी वहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फॉर एग्जाम्पल डिग्निटी नहीं दे रहे हो, ऑटोनॉमी नहीं दे रहे हो, इंडिविजुअलिटी नहीं दे रहे हो कोई भी डॉक्टर को, कोई भी टीचर को, then it means you are using them as a means, not as an end. Okay, मेरा ये, हाँ, हमारा एग्जांपल ले लो, टीचर और स्टूडेंट के एग्जांपल ले लो. चलो डिग्निटी की बात है, यहाँ पे एक कहीं ना कहीं हो सकता है डिग्निटी, हो सकता है आगे जाके 10 साल बाद मैं कहीं ना रास्ते पे मिल गए, तुम मुझे देखते ही नहीं हो यार जानबूझ के, तो यू यूज्ड एज ए मींस, एंड में तुमने मतलब भूल गए, जो भी है. तो दैट एग्जांपल आल्सो एक वर्क्स हियर. तो आज के डेट में इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो वेरी नॉर्मल एग्जांपल्स तुम ले सकते हो कांत के थ्योरी में. ओके, समझ में आया सबको? वेरी इजी, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है. अब टू इलस्ट्रेट द कैटेगरिकल इंपेरेटिव, कांत ने 4 एग्जांपल यूज किया था. यूज्ड 4 एग्जांपल्स दैट कवर द रेंज ऑफ मोरली सिग्निफिकेंट सिचुएशंस व्हिच अराइज. दीस एग्जांपल्स इंक्लूड कमिटिंग सुसाइड, मेकिंग फॉल्स प्रॉमिसेस, फेलिंग टू डेवलप वंस एबिलिटी, रिफ्यूजिंग टू बी चैरिटेबल. ये जो 4 एग्जांपल तुम देखो, क्या ये 4 एग्जांपल अच्छा है? ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, उसने बोल दिया ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये गलत है ही है. कमिटिंग सुसाइड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, गलत है. फॉल्स प्रॉमिसेस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, समथिंग आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. फेलिंग टू डेवलप वंस एबिलिटी, नेगेटिव सेंटेंस. रिफ्यूजिंग टू बी चैरिटेबल, अगर जानबूझ के तुमको बोला चैरिटी करो, तुम बोलो मैं नहीं करूंगा, ठीक है, इमोरल है, राइट? So in each of these examples, the action is deemed immoral because in each case a contradiction arises when trying to will a maxim as a law of nature. तुम मुझे आके बोलोगे, कोई भी 4 में से तुम आके बोलोगे ये ठीक है, मैं फटाक से कॉन्ट्रैक्ट करूं, नहीं ये ठीक नहीं है, ये लॉ ऑफ नेचर नहीं है. तुम पूरा मैक्सिम को यहाँ पे नहीं कर सकते. तुम यहाँ पे उनको लाइक क्या बोलते हैं उसको, मना नहीं सकते. यू कैन मेक देम अग्री, राइट? सो ये जो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स है,
डियोंटोलॉजिकल एथिक्स इज अ वैल्यूएबल इन द सेंस दैट इट एम्फसाइजेस द वैल्यू. अब देखो ध्यान से, वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी पे बहुत ध्यान दे रहा है यहाँ पे. इट एम्फसाइजेस द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो कि हमारा जो फॉर्मूला ऑफ ह्यूमैनिटी है. मतलब दे टॉक अबाउट टू थिंग्स. अब ध्यान से अगर देखो, याद करने के लिए, यूनिवर्सल एक लॉ है जो कि एक्सेप्टेड बाय ऑल और बाइंडिंग. कीवर्ड पे ध्यान दो. नंबर 2, द लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी. खत्म. इतना लिख दोगे ना अपने लैंग्वेज में, मार्क मिल जाए. इतना भी नहीं लिख सकते, बिकॉज एग्जैक्टली हम जा रहे हैं बुकिश लैंग्वेज में. बुकिश लैंग्वेज में जाओगे तो प्रॉब्लम होगी. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लेकिन लिख नहीं पाते एथिक्स में. बुकिश लैंग्वेज में जा रहे हैं हम. दो ही चीज तो है, ठीक है. द क्लेम्स दैट सम एक्शन आर मोरली रॉन्ग यूनिवर्सली, क्योंकि ये लोग डियोंटोलॉजिकल एथिक्स वाले बोल रहे हैं कि कुछ चीजें जो है वो मोरल, देखिए यूनिवर्सल लॉ एक्सेप्टेड बाइंडिंग है, कुछ चीज मोरली गलत है. मोरली क्या गलत है? जैसे कि सुसाइड करना मोरली गलत है, चैरिटी ना देना मोरली, इट इज एक्सेप्टेड, किसी को भी पूछ लो. ओके, बट इसका ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने बोला, एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट. सो अगेन, हाउएवर द थ्योरी आर सर्टेन लिमिटेशंस, लाइक इट कैन सेट एब्सोल्यूट रूल्स आल्सो. अब ये बोल रहा है कि ये गलत है. अरे कुछ सिचुएशन भी तो हो सकती है. कोई भी तुम बिना सिचुएशन पे कैसे एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल डाल सकते हो? अरे आज मैं यहीं पे हूं, कल क्या होगा पता नहीं, अभी 5 मिनट बाद क्या होगा पता नहीं. तो कहीं ना कहीं ये एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूटिज्म है, एब्सोल्यूट रूल्स डालता है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गाइड इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज. अब जब ड्यूटी कॉन्फ्लिक्ट करेगी तो तुम एक रूल को पकड़ के जाओगे तो प्रॉब्लम होगी ना. तो इसीलिए इनके बाद जो आया, जो फाइनली जो आया, जो फोर्थ वाला जो आया, इट इज कॉल्ड एज, इसका नाम अच्छे से दे तो, पोस्ट मॉडर्निस्ट. मैं मॉडर्निस्ट बोल रहा हूँ, इट इज पोस्ट मॉडर्निस्ट एथिक्स. सो पोस्ट मॉडर्न एथिक्स आर नॉट यूनिवर्सल इन नेचर. मैं थोड़ा हल्का सा बोल रहा हूँ, बाकी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बोलूंगा हल्के से, थोड़ा आइडिया हो जाए. नॉट यूनिवर्सल लाइक द, नॉट यूनिवर्सल, ठीक है, बट they support virtue ethics. They support only virtue ethics, the first one. ठीक है. तो कहीं ना कहीं यहां से, बिकॉज वाई दे आर नॉट यूनिवर्सल. अगर तुमको कोई पूछेगा वाई नॉट यूनिवर्सल, बिकॉज ऑफ वन वर्ड, कल्चरल रिलेटिविज्म. आता है ना क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म कल्चरल रिलेटिविज्म, यहीं से ही आया है कल्चरल रिलेटिविज्म. Because each culture has their own set of moral, क्या moral principles, कुछ भी लिख सकते हो, और standards. Better word will be standards. ठीक है. तो यहां से इसीलिए जो पोस्ट मॉडर्न एथिक्स से एक वर्ड आया, दैट इज कॉल्ड सेल्फ. ठीक है, सेल्फ. सो सेल्फ हैज बिकम अ रियल मोरल ऑथोरिटी. सेल्फ हैज बिकम अ रियल मोरल ऑथोरिटी. ठीक है.